सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और सिंध खुसूसन कराची के दो बड़े अहम मसाइल हैं और उनसे ही आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। 26 नवंबर को सिंध गवर्नमेंट ने एक लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल सिंध असम्बली से मंजूर करवाया और उस पर सिंध की तमाम अपोजिशन जमातें इस वक्त एहतजाज कर रही हैं। कोई सड़कों पर निकला हुआ है, कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात कर रहा है, कोई अदालत में चला गया है और कोशिश ये की जा रही है कि सिंध हुकूमत किसी तरह इस बिल को वापस ले। और उसके साथ साथ सिंध हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस भी गवर्नर सिंध के पास भेजा है दस्तखत के लिए और उसमें सिंध हुकूमत गैर कानूनी तामीरात को तहफ़्फ़ुज़ देने जा रही है और एक कमीशन बनाने जा रही है जिसके बाद जो गैर कानूनी तामीरात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल सकेगा और लोगों की जमा पूंजी को बचाने की एक कोशिश इस जा रहा है। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे वज़ीर इत्तलात सिंध पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ज़रा उनसे जानते हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं, अपोजिशन की तजावीज़ को वेलकम करने की बात भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि कुछ शिक़ें इसमें ऐसी हैं जो वापस भी ली जा सकती हैं। तो कितनी इस वक्त सिंध हुकूमत सीरियस है अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए गुफ्तगू करते हैं। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सईद साहब 26 तारीख को ये जो बिल आपने पास करवाया सिंध असम्बली से, अब इस पर अपोजिशन की हर जमात इस वक्त सरापा एहतजाज है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको ऑफर किए कि आएँ बैठे अपनी तजावीज़ लेकर और कुछ चीज़ें हम इसमें से वापस भी कर सकते हैं। तो क्या कंसीडर कर रहे हैं वाकई अपोजिशन की तजावीज़ को या सिर्फ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक ये आपकी ऑफर? एक बात तो समझने की ज़रूरत है कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो अपोजिशन है वो रिफ्लेक्शन है फेडरल गवर्नमेंट का। अच्छा। और उन्होंने हर हाल में गंद मचाना होता है, वो मचाएंगे। हकीकत तो ये है कि हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को पहले से ज़्यादा बेहतर करना जा रहे हैं और ये कोई इनके कहने पर नहीं। हमने तो कोई तकरीबन 8 महीने पहले कमेटी बना दी थी कैबिनेट ने। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का वाजे ये एक हिदायत थी कि आप इनको ठीक करें, लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को और एम्पावर करें। हमने कमेटी बनाई जिसमें मैं हूँ, नासिर शाह साहब हैं, मुर्तज़ा वहाब हैं। हमने कई मीटिंग्स की और कई तजावीज़ अपनी मुरतब भी की। इलेक्शन कमीशन का अभी अचानक ये एक फैसला आया कि उन्होंने 1 दिसंबर की डेडलाइन दी। अच्छा। और कहा कि 1 दिसंबर से पहले अगर सिंध हुकूमत ने डिलिमिटेशन के हवाले से कोई कानून साजी नहीं की तो हम जो पुराना कानून है उसके मुताबिक हल्का बंदियों पर काम शुरू कर देंगे। सही। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सिंध हुकूमत ने, सिंध असम्बली ने कुछ माइनर अमेंडमेंट्स की लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर, जिसके जरिए जो स्ट्रक्चरल कुछ चेंजेस थी कि यूसी की आबादी कितनी होगी, टाउन्स होंगे और जो म्यूनसिपल कमेटीज हैं या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उनकी पॉपुलेशन कितनी होगी, उसको हमने सिर्फ चेंज किया और 2-4 छोटी चेंजेस और की। अब वो चेंजेस ऐसी हैं जिस पर हमारी कोई जिद नहीं है। अगर तो ये हमारे जो नालायक ऑपोजिशन के मेंबर्स हैं सिंध असम्बली के, अगर ये असम्बली में बैठे रहते हैं तो शायद वो मसला वहीं हल भी हो जाता। अच्छा। इनके 3 चीज़ों पर एतराज़ात मेरे सामने आए हैं। एक तो वो कहते हैं कि जो डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स हैं जो केएमसी के पास थे वो सिंध हुकूमत ने क्यों ले लिए हैं। हमने नेक नियति से लिए कि उनको बेहतर करना चाहते हैं, कराची के लोगों को 2-4 बड़े अच्छे हॉस्पिटल मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि नहीं ये केएमसी के पास होने चाहिए, हमें इसमें कोई इशू नहीं है, हम वो केएमसी को वापस करने को तैयार हैं। दूसरा इनका एतराज़ ये है कि जी मेयर का जो इंतखाब है या जो टाउन के जो चेयरमैन होंगे उनका जो इंतखाब है वो सीक्रेट बैलेट के जरिए नहीं होना चाहिए। हालांकि खैर मंतक मुझे समझ नहीं आती, लेकिन बहरहाल उनका ये ख्याल है कि इसको ओपन होना चाहिए। हमें इस पर भी कोई इशू नहीं है, हम ओपन भी करने को तैयार हैं। तीसरा उनका एतराज़ ये था कि जी मेयर और टाउन के जो इलेक्शंस होंगे उसके लिए जो चेयरमैन और मेयर का जो इंतखाब में हमने इजाज़त दी है कि कोई शख्स बाहर से भी आके इंतखाब में हिस्सा ले सकता है, ज़रूरी नहीं कि काउंसिल का मेंबर हो। उस पर इनका एतराज़ है, हम उसको भी ठीक कर सकते हैं। हालांकि 2001 के कानून में जब इन्होंने खुद इंतखाबात में हिस्सा लिया उस वक्त ये क्लॉज मौजूद था कि कोई भी शख्स बाहर से आकर इंतखाब लड़ सकता है और लड़ा। ना मुस्तफ़ा कमाल किसी काउंसिल का मेंबर था, ना इनके टाउन आदमी किसी काउंसिल के मेंबर थे, लेकिन हम उसको भी ठीक करने को तैयार हैं। ये तो 3 ऐसी चीजें हैं जिस पर कोई झगड़ा है ही नहीं। बाकी जो बातें वो करते हैं कि जी इनको एम्पावर करना चाहिए, तो हम तो उससे पहले कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में इनका किरदार हम देने को तैयार हैं कि कोई ना कोई रोल इनका होना चाहिए। जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है उसके अंदर हम इनकी जो कुछ रोल है वो देने को तैयार है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर इनका रोल देने को तैयार है। हम केडी के अंदर लोकल गवर्नमेंट का कोई रोल देने को तैयार है। तो इवन ये पुलिस ऑर्डर के जरिए पुलिस के कामों में भी इनका एक किरदार रखना चाहते हैं। जो सूबा सिंध के पास
हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनकी मॉनिटरिंग का काम हम लोकल गवर्नमेंट को देने जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने तो बहुत बुनियादी चीज़ें कर ली हैं जो हम कर रहे हैं, ये बगैर सोचे समझे, बगैर बात किए हुए इन्होंने एक तमाशा खड़ा करना था, वो उन्होंने कर दिया है। तो बहरहाल ये अदालत में भी गए, हम वहाँ भी जवाब देंगे, लेकिन ये क्या, अगर ये एहतजाज करना चाहते हैं, लोगों को जाके झूठ बताना चाहते हैं तो बताएं। हम जो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ठीक है और हम कानून को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि ऑपोजिशन की जमातें असेंबली को डिक्टेट करें कि जी हमारी मर्जी का कानून। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। बातचीत हो सकती है, वो तजावीज दे सकते हैं, उनकी कौन कौन सी तजावीज को तस्लीम किया जाना है ये फैसला असेंबली ने करना है, असेंबली की अक्सरियत। लेकिन सईद गनी साहब, ये सभी कुछ आप मानने को तैयार हैं, सारे एतराज़ात दूर करने को तैयार हैं, सारी तजावीज़ मानने को तैयार हैं, ये अस्पताल, डिस्पेंसरीज, स्कूल्स फिर KMC के मातहत करने को तैयार हैं, जो कि इस बिल के तहत आप सिंध हुकूमत के मातहत कर चुके हैं। तो फिर आखिर झगड़ा है क्या? फिर ये बिल लाने का मकसद था क्या? फिर आप बिल लाए क्यों हैं? जब तमाम बातें अपोजिशन की आप मानने को तैयार हैं, तो फिर क्यों इस बिल को लाने की ज़रूरत पड़ी? मैंने आपको बताया ना कि स्ट्रक्चरल चेंजेस तो हमने करनी थी, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन को हमने हल्का बंदियों के लिए कुछ एक चीज़ फराहम करनी थी, तो वो तो इसलिए की है। बाकी जो सीक्रेट इलेक्शन है, देखिए वो इसलिए होता है कि आइन में ये लिखा है कि सदर और प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के अलावा बाकी तमाम के तमाम इंतखाबात जो है वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे, ये आइन में लिखा हुआ है। तो अगर इस पर उनको एतराज़ है कि नहीं ओपन होना चाहिए, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। बाहर से किसी शख्स को मेयर का कैंडिडेट नहीं बनना चाहिए, वो इशू नहीं है, काउंसिल का मेंबर बन जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। हॉस्पिटल डिस्पेंसरी हमने नेक नीयति से ली है, उसको बेहतर करने के लिए लिया है, लेकिन अगर वो समझते हैं कि नहीं बल्दिया के पास होना चाहिए, हमें इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि जो सवाल आपने किया है, तरामीम जो करनी थी बुनियादी तौर पर, तो हमने स्ट्रक्चरल उसके अंदर चेंजेस किए, जो जरूरी थी हमने कर दी। ये 3-4 छोटी मोटी और चीजें जिस पर उनको एतराज है, वो एतराज खत्म करने को तैयार है। सईद गनी साहब, इसमें हमारे इस शहर में जो आखिरी मेयर रहे वो वसीम अख्तर साहब रहे, और उनके इख्तियारात से मुतालिक बयानात सभी रिकॉर्ड पर हैं। वो बताते हैं कि मेरे पास तो कचरा उठाने का इख्तियार नहीं है, गटर के ढक्कन लगाने का इख्तियार नहीं है। तो अब वो इतने बेख्तियार मेयर थे, ये तरमीमी बिल आप लाए हैं, इसमें आपने मेयर के इख्तियारात बढ़ाए हैं या कम किए हैं? जो अगला आने वाला मेयर होगा वो वसीम अख्तर जितना ही बाइख्तियार होगा या उनसे भी ज़्यादा बेख्तियार होगा? मैं आपको एक अर्ज करूँ, देखिए कूड़ा उठाने का इख्तियार तो मुस्तफ़ा कमाल के पास भी नहीं था, जो बहुत ताकतवर लोकल गवर्नमेंट का जो है वो नाज़िम थे। एक तो ये गलतफहमी लोगों के जहनों में है कि मेयर अकेला जो है वो लोकल गवर्नमेंट है। मेयर अकेला लोकल गवर्नमेंट नहीं है। लोकल गवर्नमेंट के 3 टीयर्स हैं, मेयर उसका एक जुज़ है। सही। जो तीसरा टीयर है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, मेयर उसका हेड है। एक पूरी KMC की काउंसिल है, पूरा निज़ाम है जो चलता है, और उसके साथ साथ DMCs हैं, उसके साथ साथ यूनियन कमेटीज हैं, उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी। तो जब आप लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात की बात करते हैं ना, तो आपको ये तमाम टीयर जो मैंने बताए हैं, इनको मिलाकर आप देख लीजिए इनके पास इख्तियार हैं कि नहीं। किसी एक फर्द को निकाल के ना कहेंगे जिसके पास इख्तियार नहीं है। आज तक मुझे बता दीजिए इस 2013 के कानून के मुताबिक भी, जिसको ये बुरा कहते हैं, किसी DMC के चेयरमैन ने ये कहा कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मुझे याद नहीं पड़ता। किसी ने नहीं कहा कि जी मेरे पास इख्तियारात की कोई कमी है। एडमिनिस्ट्रेशन का उनका इशू था, रेवेन्यू कलेक्शन का उनका इशू था, वो ये चीजें करते थे। इख्तियारात का रोना किसी ने नहीं उठाया। अच्छा, तो मेयर साहब अगर ये कहते हैं कि जी मुझे इख्तियारात मेरे पास नहीं है, तो जब उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया था तो वही कानून था, उसी कानून के तहत उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया था, अपनी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक लिया था। तो मैं नहीं समझता कि बाद में आप अगर ये कहें कि इख्तियार नहीं, इख्तियारात कानून में दिए हुए होते हैं, उसके मुताबिक होते हैं। और फिर हम चाह रहे हैं कि इख्तियारात निचली सतह तक जाएं। अच्छा। मेरी ज़ाती तौर पर ये ख्वाहिश है कि जो हमारी यूनियन कमेटीज़ हैं, जो उसके जो चेयरमैन होते हैं, जो वाइस चेयरमैन होते हैं, जो काउंसलर्स होते हैं, उनके पास ज़्यादा इख्तियारात होने चाहिए। हम ये समझते हैं कि जो टाउन्स के चेयरमैन बनेंगे, जो टाउन्स के मेंबर्स बनेंगे, उनके पास ज़्यादा इख्तियारात होने चाहिए, ताकि डिसेंट्रलाइज हो जाए और लोगों को अपने मसाइल के हल करने के लिए कोई एक मेयर न ढूंढना पड़े। कराची शहर के अंदर 209 के करीब जो है यूसीस के चेयरमैन होते हैं, उनके पास इख्तियार होना चाहिए। यहाँ जो 28, 29 या 27 जो भी टाउन्स बनते हैं, उनके पास ज्यादा इख्तियार होने, उनसे रुजू करें और अपने मसले बंद कराएं। ये जो सिर्फ एक कहने के लिए एक गिमिक है कि जी वो मेयर के पास ही होना चाहिए, मेयर के पास होना चाहिए, भाई मेयर एक होता है। फिर आप ये बात, मतलब एक आदमी को कहाँ कहाँ जाके वो लोग ढूंढते रहेंगे, जब आप कहते हैं लोकल गवर्नमेंट है, लोगों के बुनियादी इश्यूज हैं, डोर स्टेप पे उनके मसले होने चाहिए। अगर मसले करने हैं तो फिर हमें फर्दर डिसेंट्रलाइजेशन। चलिए सईद गनी साहब, आप अपोजिशन की तजावीज़ को वेलकम कर रहे हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आप टीवी शो में भी इसका बरमला इजहार कर रहे हैं, लेकिन ये क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीवी शोज़ की हद तक ही है, और जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी अपने एहतजाज में, अपने खिताबात में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए अपनी तजावीज़ और एतराज़ात को सामने ला रहे हैं। तो ये
उनके भी बयान टीवी शोज़ के जरिए सामने आ रहे हैं। इसका मुनासिब फोरम कौन सा होगा? अपोजिशन को कहाँ बैठने की आप दावत दे रहे हैं? कि सिंध असेंबली इसका एक वाज़े और मुनासिब फोरम हो सकता है कि अपोजिशन अपने एतराज़ात को वहाँ पर लेकर आए? देखिए, मेरी तो बराह रास्त बात नहीं हुई, लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब जो हमारे लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, उन्होंने राब्ते किए हैं। और अगर तो अपोजिशन वाकई ये चाहती है नेक नियति से कि इस बल्दियाती निज़ाम को ठीक करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, तो फिर तो ज़ाहिर है कि बातचीत के अलावा तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है ना। सही। वो करते रहें, एहतजाज करते रहें, मुजाहरे, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन मैं समझता हूँ कि तरीक़ेकार ठीक नहीं है। या तो ये कि हम बात ना करना चाहते हो, या तो ये कि हम अड़ गए हो कि नहीं हमने कुछ नहीं करना, तो फिर तो चले, समझ में आती है बात। लेकिन अगर हुकूमत पहले दिन से, आपको याद होगा कि जिस वक्त ये कानून मंजूर हुआ, उस वक्त असेंबली में खड़े होकर नासिर शाह साहब ने कहा कि भाई हम बात करने को तैयार हैं, आपने अमेंडमेंट्स दिए हैं, अमेंडमेंट्स खड़े होकर असेंबली में पेश तो करो। आप हो सकता है कि उसी वक्त हम मान लेते हो, लेकिन वो बाहर चले गए। उसके बाद जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में की, उसमें भी हमने ये दोहराया कि भाई ये 3-4 इश्यूज अगर हैं तो हम इसको टेकअप करने को तैयार हैं। उसके बाद भी वो नहीं आए। उस वक्त भी हम किसी कमरे में बैठे थे, तो एक कोई रुकन आए थे अपोजिशन के, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपने तजावीज़ दी थी, अमेंडमेंट्स दी थी, हम उस पर बात करना चाहते थे, बाहर चले गए। तो उन्होंने एमक्यूएम के किसी मेंबर का नाम लेके कहा जी हमें वो साहब बाहर लेके चले गए। मैं कह रहा इतने बच्चे आप हैं, अच्छा। आपको कोई हाथ पकड़ के बाहर ले जाता है तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वाकई अपोजिशन ने ड्रामा नहीं करना और वो जो तमाशा मचाते हैं हर इशू पे वो नहीं करना, जेन्युइनली वो चाहते हैं कि जिस लोकल गवर्नमेंट के कानून को जो हम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें अपना इनपुट दें, तो फिर बातचीत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उनको ये समझना चाहिए कि अगर वाटर बोर्ड में वो चाहते हैं कि किरदार केडीए में हो, सॉलिड वेस्ट में हो, पुलिस में हो, तो फिर वो अलग कानून है। इस लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत ना पुलिस चलती है, ना केडीए चलती है, ना वाटर बोर्ड चलती है, ना बिल्डिंग कंट्रोल चलती है, ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड चलता है। उसके अलग कानून है। तो हमें अगर इनको वहां कहीं डालना है लोकल गवर्नमेंट के मुंतखब नुमाइंदों को, तो हमें फिर उन कवानीन के अंदर। लेकिन सईद गनी साहब, आप ज़ाहिर ये लग रहा है कि आप भी, सिंध हुकूमत भी बातचीत के लिए अपोजिशन से तैयार है, तो फिर ये तमाम जमातें एक एक करके इसके खिलाफ अदालत करो क्यों कर रही हैं? पहले पाक सरजमीन पार्टी गई, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हाई कोर्ट पहुँच गई है, तो आप तो ये कह रहे हैं बात करने के लिए तैयार हैं, फिर ये तमाम जमातें अदालत क्यों जा रही हैं? कि अब ये अदालत के अंदर डिसाइड होगा या बाहर ही कोई वे आउट निकल सकता है? इस मामले को अदालत से बाहर तय करने को तरजीह देंगे आप? आपकी इस पर क्या राय है? मैं आपसे पहली बात ये समझनी चाहिए कि कानून बनाने का इख्तियार जो है ना वो असेंबलीज को है, अदालतों को भी नहीं है। अदालतें उस सूरत में कानून को ये कह सकती हैं कि ये गलत है कि अगर वो आइन से मुतसादिम हो। उनका मौक़िफ़ है कि है, हमारा मौक़िफ़ है कि नहीं है। फैसला अदालत कर लेगी, लेकिन अदालत फिर ये रेफर बैक करेगी असेंबली को ही। फैसला असेंबली ने करना है कि कानून क्या बनेगा, ये फैसला किसी और फोरम पे नहीं होना। तो ये तमाशा रचाना होता है पीटीआई को, उन्होंने किया है, वो करते रहे, हमें इससे कोई इशू नहीं है। अच्छा। हम अपने जो हमारी सोच है, जो हमारी पार्टी लीडरशिप की हिदायत हैं, उसकी रोशनी में लोकल गवर्नमेंट के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको मजीद एम्पावर करने के लिए हम काम कर रहे हैं। सईद गनी साहब, जब ये तरमीमी बिल आपने पास करवा लिया सिंध असेंबली से, और जाहिर है वहाँ पर आपकी बड़ी वाज़ेह अक्सरियत भी है, फिर ये गैर कानूनी तामीरात को तहफ़्फ़ुज़ देने का ऑर्डिनेंस आप लोगों को लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी है? अभी ये गवर्नर साहब के पास आप लोगों ने भेजा हुआ है, इसको भी आप बिल की सूरत में असेंबली से ही पास कराते, ये ऑर्डिनेंस क्यों लेकर आए आप? देखिए, ऑर्डिनेंस उस वक्त आता है जब असेंबली का सेशन ना हो रहा हो। ये आइन के अंदर एक प्रोविजन है। वफाकी हुकूमत तो असेंबली का इजलास बुलाती है, फिर ख़त्म कर देती है ताकि वो ऑर्डिनेंस लेकर आए, बददियानती से लेकर आते हैं। ये जो इशू है इस वक्त जो तामीरात का, या जो गैर कानूनी तामीरात जिसको आप कह सकते हैं, या जो बिल्डिंग कंट्रोल के रूल्स की वायलेशन में इमारतें बन गई हैं उसको आप कह सकते हैं, या एमिनिटी प्लॉट्स के ऊपर कब्जे एमक्यूएम ने करवा के जो आबादियां करवा दी हैं उनको आप कह सकते हैं। तो ये इस वक्त कराची शहर का और सूबा सिंध का बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। इससे हजारों नहीं लाखों ऐसे लोग जो सूबा सिंध में रहते हैं, उनके लिए ये खदशा सारा दिन 24 घंटे उनके सरों पर होता है कि पता नहीं किस वक्त उनकी छतें जो उनसे छीन ली जाएंगी। तो हमने अगर एक ऐसा कानून जो है ऑर्डिनेंस के जरिए लाने की कोशिश की है जिससे इस सूबे के परेशान लोगों की कुछ परेशानी कम हो सकती है। और ये कोई पहली बात नहीं जो हम कर रहे हैं, कोई अनोखी चीज़ नहीं है। पंजाब में इसी तरह की इलीगल जो सोसाइटीज़ हैं, इरेगुलर जो सोसाइटीज़ हैं, उनको रेगुलराइज करने के लिए ऑर्डिनेंस के जरिए कमीशन बनाया गया है, रिटायर्ड जज की सरबराही में बनाया गया है। वही चीज़ अगर हम सूबा सिंध में करना चाहते हैं तो इनको एतराज़ है, लेकिन पंजाब में एतराज़ नहीं है। अगर नस्ला टावर गिरता है, गुजर नाले पे लोग बेघर होते हैं या कहीं होते हैं, तो ये पीटीआई और एमक्यूएम ड्रामेबाजी करने के लिए वहाँ खड़े जाते जाकर। और उनको उकसाते हैं कि सिंध हुकूमत ऐसी, मुजाहरे करो, एहतजाज करो, सीमा हो जाओ, सब कुछ ड्रामे करते हैं।
लेकिन वही सिंध हुकूमत अगर असेंबली के अंदर उनके मेंबर्स कोई रेजोल्यूशन लेकर आ जाए तो ये उसकी मुखालफत, एमक्यू ने भी मुखालफत की, पीटीआई ने भी मुखालफत की। अच्छा, अगर हम एक ऑर्डिनेंस जारी करके उन तमाम लोगों के मसाइल का कोई हल निकालना चाहते हैं, उनको रेगुलाइज करना चाहते हैं, तो उस ऑर्डिनेंस की भी मुखालफत कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम खुद नहीं फैसला करेंगे कि किसको रेगुलाइज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमें कमीशन हमने तजवीज़ किया है, सही। उस कमीशन की सरबराही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब करेंगे। अच्छा, उनके साथ कुछ मेंबर्स हैं, कुछ टेक्निकल लोग हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ हुकूमती नुमाइंदे हैं। वो बैठकर ये तय करेंगे कि जी हमें कौन सी रेगुलाइजेशन किस इमारत की, किस ज़मीन की करनी है, किसकी नहीं करनी है, और अगर करनी है तो किन शराइत पे करनी है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक वाहिद तरीका है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। सही। देखिए, कराची शहर में या सूबा सिंध के और दीगर ज़िलों में इस किस्म की आबादियां बेपनाह हो गई हैं और लाखों लोग उसमें बस गए हैं, हज़ारों घर उसमें बन गए हैं। तो या तो हम ये तय करें कि हम टैंक लेकर आएंगे, बमबारी करेंगे, उन आबादियों को उठा के ख़त्म कर देंगे, मुस्मार कर देंगे। एक तो रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि इनके लिए हम कोई रास्ता निकालें और आगे इस किस्म की चीज़ों को रोकने के कुछ इक़दाम करें। तो ये जो कमीशन है, ये पिछले होने वाले कामों को रेगुलाइज करने का तरीक़ाकार बताएगा, जिनको नहीं होना उनका तरीका बताएगा, और आगे इन कामों को कैसे रोका जा सकता है उसका तरीक़ाकार बताएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये ऑर्डिनेंस सिर्फ पीपल्स पार्टी के वोटरों के लिए या पीपल्स पार्टी के हामियों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जिनको एमक्यूएम ने गैर कानूनी तौर पर एमिनिटी प्लॉट्स पे बिठा दिया है, ट्रीटमेंट प्लांट की जमीन पे बिठा दिया है, या और गलत तरीके से अलॉट करके उनको बिठा दिया है। तो अगर हम सारे लोगों की बात कर रहे हैं, कोई पार्टी एफिलिएशन इसमें आड़े नहीं आती, तो मैं समझता हूँ कि सूबा सिंध के लोगों की मुश्किलात को कम करने के लिए अगर तो ये ऑपोजिशन की जमातें नेक नियति से उनके साथ हैं तो फिर इसको हिमायत करनी चाहिए। अगर नहीं है, जो रवायती तौर पर वो करते हैं, ड्रामेबाजी करनी है, तो लेकिन सईद अली साहब, अगर इस कमीशन के पास कार्रवाई का मैंडेट कितना होगा? अगर कोई बिल्डर किसी गैर कानूनी तामीर में मुलविस निकलता है या SBCA के आला अफसरान निकलते हैं, तो फिर क्या ये कमीशन बराह रास्त उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकेगा, या फिर ये पाबंद होगा कि ये अपनी सिफारिशात सिंध हुकूमत को देगा, चूँकि ज़ाहिर सिंध हुकूमत ने इसको तश्कील दिया है, और फिर उन सिफारिशात को सामने रखते हुए सिंध हुकूमत कार्रवाई करेगी, और फिर किस हद तक सिंध हुकूमत ये सिफारिशात को मानेगी? इसका एक्चुअल मैंडेट क्या होगा? वो कार्रवाई हो सकती है। देखिए, वो कार्रवाई तो किसी वक्त भी हो सकती है। जो मैंने असेंबली में भी बात की, मैं बार बार कहता हूँ कि ये जितने गैर कानूनी आबादियाँ हो गई हैं, कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए बिल्डिंग्स बन गई हैं, इसमें कहीं ना कहीं सरकारी इदारों की सियासी लोगों की इसमें उनका किरदार है। अब अगर एक इमारत गलत बनी है, बनाने वाला मैं हूँ, बनवाने वाले आप हैं, मुझे भी कोई नहीं पूछ रहा, आपको भी कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन उस इमारत में जो 10-20 खानदान रह रहे हैं, हम कह रहे हैं तुम्हारे घर हम तोड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि कोई मंतक नहीं है। अगर आपने सजा देनी है तो मुझे दे दें, आपको दे दें, जो बुनियादी तौर पर जिम्मेदार हैं, तो उनको तो उनकी तरफ तो ये जान ही रहे हैं, और बाकी जो है लोगों के घर टूट रहे हैं। तो ये तरीका शायद मुनासिब नहीं है। हम आए करें, लोगों को इबरत का निशान भी बनाएं, सजाएं भी दें, लेकिन कम से कम उन गरीबों को जरूर प्रोटेक्ट करें जिनका कोई कसूर नहीं है। और सईद अली साहब, जब ये ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत ज़ाहिर आपको इसलिए पड़ी नस्ला टावर वाले फैसले के बाद। अब नस्ला टावर खाली हो चुका है, तमाम अलॉटीज़ वहाँ से जा चुके हैं, अदालत का बड़ा वाज़ेह हुक्म है कि इनको कंपनसेशन अमाउंट भी देना है और वो बिल्डर की तरफ से दिया जाना है। अब इसमें सिंध हुकूमत का क्या रोल है कि उनको पैसे मिलने का तरीक़ाकार क्या होगा? क्या सिंध हुकूमत उनको पैसे दिलवाएगी? अगर सिंध हुकूमत नहीं दिलवाएगी तो कौन दिलवाएगा? और फिर ज़ाहिर है ये मामला अब किस तरफ जाएगा? क्या ये अलॉटीज़ वेट ही करते रहें? देखिए, जो मुझे पता है, अदालती फैसले में ये कहा गया कि जो बिल्डर है वो इनको कंपनसेट करे और उस प्लॉट को वो बेचे, जो प्लॉट बन जाएगा शायद टूटने के बाद, और बाकी जो पैसे वो खुद डाले करे। लेकिन इससे भी मैं समझता हूँ कि प्रॉपर कंपनसेशन उनकी नहीं हो सकती, इसलिए कि उन तमाम लोगों ने जो अपने फ्लैट्स बुक करवाए थे वो कई बरस पहले करवाए थे, और मिसाल के तौर पे अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए का फ्लैट बुक करवाया था और वो 1 करोड़ भी उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स में आहिस्ता आहिस्ता कई बरसों में दिया होगा, तो वो घर उनका बन गया। आज शायद उस अपार्टमेंट की कीमत 1 करोड़ नहीं होगी, 2.5 करोड़ होगी, 3 करोड़ होगी, 4 करोड़ होगी, मुझे नहीं पता क्या कीमत है। आज अगर वो फ्लैट उनसे छीन लिए गए हैं, टूट गए हैं, खत्म हो गए हैं, तो बिल्डर तो उनको उतने ही पैसे देगा जितने उसने उनसे लिए हैं। बिल्कुल। तो आज अगर उनको आप उतने पैसे देंगे जो 4-5 साल 6 साल पहले उन्होंने किस्तों में थोड़े थोड़े करके जमा करके अपना घर बनाया था, तो उतने पैसों में इस जैसा घर उनको दोबारा नहीं मिलेगा।
तो ये कहीं और बेचारे किसी छोटे इलाके में छोटा फ्लैट जाके, तो मैं ये समझता हूँ कि कंपनसेशन की भी जो बात है वो मुमकिन नहीं है कि आप इस तरह लोगों को बेघर करके और उनको 100% कंपनसेट कर सके, ये मुमकिन नहीं, हो नहीं सकता है। सही। आप पूरे मुल्क का खजाना भी इस काम पे सैयद गनी साहब, इस वक्त ज़ाहिर है पूरे मुल्क में और सिंध में भी ज़ाहिर है कि महंगाई इस वक्त अपने अरूज पर है, कई चीज़ों की कीमतें अपनी तारीख की बुलंद तरीन या सतह को अबूर कर चुकी हैं। अब वफाकी हुकूमत हमें पहले साल ये बताया करती थी कि माजी की हुकूमतों की वजह से महंगाई है, फिर दूसरे साल में कोरोना आ गया, फिर अब पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई का जोर बड़ा इस वक्त ज़ोरों पर है। लेकिन अब जो वफाकी हुकूमत है वो ये बताती है कि सिंध हुकूमत की वजह से, वज़ीर आला सिंध की गलत पॉलिसियों की वजह से इस वक्त पूरे मुल्क में महंगाई है। तो ये चलें, अगर मुल्क की हद तक भी छोड़ दें तो सिंध में महंगाई की जिम्मेदार तो आपकी हुकूमत है ना? चले, अगर मैं फॉर द सेक ऑफ द आर्गूमेंट ये मान भी लूँ मैं कि चले सिंध हुकूमत की वजह से सारा हो रहा है, तब भी तो ये बहुत बड़े नालायक है ना कि पंजाब में भी सिंध हुकूमत की वजह से जो महंगाई हो रही है उसको नहीं रोक पा रहे हैं, KPK के अंदर भी जो हो रही है उसको नहीं रोक पा रहे हैं, बलूचिस्तान में जो हो रही है नहीं रोक पा रहे हैं, इस्लामाबाद में जो हो रही है नहीं रोक पा रहे हैं। इसका मतलब ये डफर है, बिल्कुल नालायक तरीन लोग हैं। लेकिन आप भी समझदार आदमी हैं, आपके देखने वाले भी लोग हैं, वो समझते हैं ये मुमकिन नहीं है कि एक ऐसा सूबा जिसमें अपोजिशन की जमात की हुकूमत हो और वो पूरे मुल्क में गंदम के बहरान के भी जिम्मेदार हैं, वो चीनी के बहरान के भी जिम्मेदार हैं, वो अगर कोविड का इशू बन जाए तो उसके भी जिम्मेदार हैं, वो अगर गैस के बहरान पैदा हो जाए तो उसके भी जिम्मेदार हैं, वो अगर पेट्रोल का बहरान पैदा हो जाए तो उसके भी जिम्मेदार हैं, वो यूरिया का बहरान जब आने वाला है उसके पहले से हम पे उन्होंने उंगलियां उठा चुके हैं, हम जिम्मेदार हैं। तो भाई फिर आप किस मर्ज की दवा हैं? आप छोड़ दें हुकूमत। अगर सारी चीजें सिंध हुकूमत ने ठीक करनी है, सिंध हुकूमत ने महंगाई खत्म करनी है, सिंध हुकूमत ने गंदम का बहरान खत्म करना है, चीनी का बहरान खत्म करना है, तो फिर आप छोड़ देना हुकूमत, अब किसी काम के नहीं है। लेकिन मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि सिंध हुकूमत ने कभी नहीं कहा कि 66 लाख टन गंदम कहाँ चली गई, हमें नहीं पता। अच्छा, ये वफाकी वजीर फखर इमाम साहब ने असेंबली में खड़े होकर कहा था, ये वो बताएं ना, तहकीकात करें कि कहाँ चला गया वो। 66 लाख टन गंदम कम नहीं होती, और पंजाब 70% से ज्यादा गंदम पैदा करता है पाकिस्तान की, जितनी पंजाब को जरूरत है उससे ज्यादा पैदा करता है। पंजाब गंदम सप्लाई करता है दीगर सूबों को। अगर उस सूबे में फसल उतरने के 1 महीने बाद बहरान और बिल्कुल वो कहर पड़ जाए और आपको कहीं से गंदम ना मिल रही हो, तो इसका मतलब ये है कि मिसमैनेजमेंट के पंजाब में हुई है, इसमें सूबा सिंध का कोई कसूर नहीं है। हमने रवा बरस 12 लाख टन गंदम प्रोक्योर किए, 12 लाख टन। ये कहते हैं 16 लाख टन गंदम चोरी हो गई है। भाई 12 लाख तो टोटल प्रोक्योरमेंट है हमारी, 16 लाख टन कैसे चोरी हो सकती है? और ये कैबिनेट पे किसी बेवकूफ ने बात कही भी, और फिर तमाम नालायकों ने, नायलों ने जो इसका कहा भी कि इसकी जो तहकीकात भी होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। चीनी के लिए वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि जी 3 शुगर मिलों की क्रशिंग जो है सिंध हुकूमत ने बंद करा दी थी, इसलिए चीनी 150 रुपए किलो हो गई। हम पूछते रह गए कि कौन सी 3 शुगर मिलें थी जिसकी क्रशिंग हमने बंद करा दी, और ये कैसे मुमकिन है कि क्रशिंग शुरू हो, सिंध हुकूमत बंद करवा दे 3 मिलों की सिर्फ, और उसके बाद जो है वो पूरे मुल्क में चीनी 150 रुपए किलो हो जाए। ये बेतुकी सी बातें हैं। शुगर कमीशन इन्होंने खुद बनाया, सीना चौड़ा करके बताया ये कमीशन बनाया, और पहली दफा बनाया भी बना दिया आपने, उसकी रिपोर्ट आ गई। हमने कहा कार्रवाई करें, बोला नहीं, इसकी फॉरेंसिक होगी। अच्छा भाई फॉरेंसिक हो गई, अब फॉरेंसिक भी हो गई, FIA ने वो भी कर ली। अब मुझे बताइए कि उस शुगर कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं या जिन लोगों के नाम दिए गए हैं, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? आज तक किसी के खिलाफ नहीं हुई। सुबह सिंध में कहते हैं आसिफ अली जरदारी की शुगर मिले, मैं आपको बैठ के कह रहा हूँ कि एक मिला आसिफ जरदारी साहब की नहीं। अगर ये ओमनी ग्रुप के मिलों को हमारे खाते में डालते हैं तो पिछले कई बरसों से ओमनी ग्रुप के तो अकाउंट फ्रीज पड़े हुए हैं, उनकी मिलों की तो प्रोडक्शन ही नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए थी, कोई 2% 4% प्रोडक्शन है। सुबह सिंध में भी जो चीनी की मिलें बहुत ज्यादा चीनी प्रोड्यूस कर रही हैं, वो जहांगीर तरीन की हैं, वो चौधरियों की हैं, वो खुसरो बख्तियार की हैं। अच्छा, यहाँ पर भी अगर आप कहते हैं जिम्मेदार तो वो हैं। तो ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, अपने ऊपर अपनी नालायकियों का बोझ जो है सिंध हुकूमत पे डालते हैं। मैं तो समझता हूँ कि सिंध हुकूमत इस वक्त पंजाब हो, KP हो, बलूचिस्तान हो या वफाकी हुकूमत हो, उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से हमारी गवर्नमेंट चल रही है। हमारी गवर्नमेंट उनसे ज्यादा बेहतर है, हमारे चीफ मिनिस्टर सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं, उनको अपने इख्तियारात का पता है, अपने जो आईनी उनकी हुदूद है उसका पता है, और उस पर वो आवाज उठाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सिंध के वज़ीर इत्तलात, ये सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि तिजारती खसारा क्यों बढ़ता जा रहा है और ये कहाँ जाकर रुकेगा। एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान जब से वज़ीर आज़म बने हैं तब से मुल्क की ख़राब माशी हालत पर आवाम को वो कई बार
ना घबराने का मशवरा दे चुके हैं। अपनी हुकूमत के 2.5 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह तक कहा था कि मुश्किल वक्त अब निकल गया और अब अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। मुआशी आशारिये मुस्बत होने के हुकूमती दावों के बावजूद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी गुज़िश्ता रोज़ देखने में आई और सरमायाकारों के अरबों रुपए इस वक्त डूब रहे हैं। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है और रोज़ाना की बुनियाद पर महंगाई मुल्क में बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान का तिजारती खसारा भी हर रोज़ नए रिकॉर्ड बना रहा है और 20 अरब डॉलर की सतह को अबूर कर गया है। हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों की कली खोल रहा है, लेकिन मुशीर खजाना शौकत तरीन आवाम को ये तसल्लियाँ दे रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सब्र और करें। आने वाले दिनों में महंगाई में यकीनी तौर पर कमी आएगी और पाकिस्तान का तिजारती खसारा बढ़ने पर मुशीर खजाना एक बार फिर भारत की मिसाल दे रहे हैं कि भारत का तिजारती खसारा भी दुगना हो गया है। लेकिन शौकत तरीन ये नहीं बता रहे कि भारत में महंगाई की पाकिस्तान के मुकाबले में इस वक्त आधी है, बल्कि आधी से भी कम है। हुकूमती दावे और दिलासे एक आम आदमी की ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं ला पा रहे। वाज़े नज़र आ रहा है कि महंगाई हुकूमती अंदाज़ों और दावों से बहुत ज़्यादा है और हुकूमत के काबू से भी शायद ज़्यादा है, जिसका अंदाज़ा सरकारी आदाद-ओ-शुमार से भी लगाया जा सकता है, जिसके मुताबिक नवंबर में मुल्क में महंगाई की शरह यानी अफरात-ए-ज़र 11.5% रही, जबकि अक्टूबर में ये शरह 9.2% थी, यानी इसमें तेज़ी से इजाफा हुआ। अब हुकूमत मिनी बजट लाने की इस वक्त तैयारी कर रही है, जिसके बाद 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे। पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी टैक्स मजीद बढ़ेगा और ये 30 रुपए तक इसको ले जाने का हुकूमत का इरादा है और इससे हुकूमत 356 अरब रुपए इकट्ठा करने में कामयाब होगी। जबकि मोबाइल फ़ोन, स्टेशनरी और पैक फूड आइटम्स, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन पर टैक्स छूट ख़त्म किए जाने का इम्कान है और दरामदी गाड़ियों को का जो टैक्स है उसकी शरह को भी बढ़ाया जाएगा और जिन अशिया पर सेल्स टैक्स की छूट है उस पर 17% सेल्स टैक्स लागू होगा, जिसके बाद मुल्क में बढ़ती महंगाई मज़ीद तेज़ी से बढ़ने का खदशा भी है। और जो सबसे अहम सवाल ज़ाहिर है तिजारती खसारे से मुताल्लिक है कि जब तक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिल में तबादला होगा उस वक्त तक मुल्क की माशी सूरत हाल किस तरह बेहतर हो सकेगी। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। फ़ारूक सलीम साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये इस वक्त हमारी मईशत की मजबूती में सबसे अहम रुकावट फ़ारूक साहब क्या है? हम IMF के पास तो जा रहे हैं, लेकिन तिजारती खसारे को बैलेंस में लाए बगैर क्या IMF के पास जाना हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद है? हमारी मईशत क्या मजबूत हो सकेगी? देखिए, बुनियादी बीमारियां जो हैं मईशत की, वो दो हैं। वो तजारती खसारा है जिसका आपने जिक्र किया और वो बजटी खसारा है। बाकी जितनी चीज़ें आपको नज़र आती हैं वो बीमारी की अलामात हैं। या रुपया गिरता है या स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट जो है वो तेज़ी से गिरती है, वो बीमारी की अलामात हैं, वो बीमारी खुद से नहीं है। वो जो दो बीमारियां हैं वो चले आ रही हैं पिछले कोई 15-20 सालों से। ना तो पीपल्स पार्टी उनका कोई इलाज कर पाई, ना PMLN इलाज कर पाई और ना ही PTI उनका कोई इलाज करने की कोशिश कर रही। ये ज़रूर है कि PMLN के पास एक माशी टीम थी जो उन बीमारियों की अलामात को सप्रेस कर देना, दबा देना, उनको बेहतर तरीके से मैनेज कर लेना, वो ज़रूर नज़र आता था। जो PTI उनको मैनेज भी नहीं कर पा रही, लेकिन जो बुनियादी माशी ढांचा है और जो बुनियादी माशी ढांचे को बीमारियां हैं वो चल रही हैं पिछले कोई 12-13 सालों से। उनके ऊपर कोई अमल दरामद, उनके ऊपर कोई इस्लाहाती कदम जो है वो नहीं उठाया जा रहा। अब देखिए मईशत किस सिमत में जा रही है, इसके लिए आपको कोई मईशतदान नहीं चाहिए, इसके लिए आपको कोई वजीर ख़जाना नहीं चाहिए, इसके लिए आपको कोई वजीर आज़म नहीं चाहिए जो आपको बताए। जो आपके सामने आपका कैमरामैन खड़ा है वो मैं समझता हूँ कि एक मईशतदान से बेहतर पिक्चर आपको बता सकता है कि उसकी मईशत का क्या हाल है। जो पाकिस्तानी जा रहा है बाज़ार से आटा ख़रीदने के लिए, जो चीनी ख़रीदने जाता है, जो महीने के बाद अपना बिजली का बिल देता है, उसको पता है कि उसकी मईशत किस सिमत में जा रही। चाहे वज़ीर ख़ज़ाना उसको समझा लें कि आपकी मईशत बड़ी अच्छी जा रही है, या मैं यहाँ बैठ के कहूँ कि आपकी मईशत बड़ी बुरी जा रही है, वो अपनी मईशत खुद से मेरे से बेहतर जानता है। लेकिन फ़ारूक साहब, ये मुशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब की जो मईशत है, ज़रा उस मईशत की अगर आप थोड़ी वजाहत कर सकें, वो किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि ये थोड़ा आप सब्र कर लें? एक तो उन्होंने ये नहीं बताया कि थोड़ा कितना, क्योंकि 3.25 साल तो पहले गुजर चुके हैं इस हुकूमत के। फिर वो कह रहे हैं कि महंगाई में कमी आना शुरू हो जाएगी। तो ये क्या अब ये देख रहे हैं कि चूँकि ये ओमिक्रॉन नाम की एक नई लहर आई है, उसके बाद क्या मुल्कों में लॉकडाउन लग सकते हैं, शायद पेट्रोल की आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत नीचे आ सकती है, उसकी बुनियाद पर ये बात कह रहे हैं, या कहीं कोई मुआशी आशारिये ऐसे हैं जो आपको और दीगर मईशतदानों को नज़र नहीं आ रहे, वो शायद शौकत तरीन साहब को नज़र आ रहे हैं और वो फोरकास्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई कम हो जाएगी?
देखिए, एक बड़ी क्लियर कट तफरीक है ख्वाहिश और मंसूबे के दरमियान। हम्म, ख्वाहिश की जा सकती है कि आदमी मंडियों में पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए और मेरा कुछ फ़ायदा हो जाएगा। ये कोई मंसूबा नहीं है। तो आप अभी जितनी चीज़ों का आप ज़िक्र कर रहे हैं, ये हुकूमती ख्वाहिशात हैं, हुकूमती वज़रा की ख्वाहिशात हैं, लेकिन ये बड़ा वाज़ेह है कि इस वक़्त हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई मंसूबा या कोई हिकमत अमली एग्ज़िस्ट नहीं करती है। फिर एक जो खलीज नज़र आती है अवाम और हुक्मरान तबके के दरमियान, आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर हुक्मरान तर्जुमान से या हुकूमत के वज़ीर से ये पूछा जाता है कि आटे की कीमत जो है वो 3 साल पहले 35 रुपए की थी, या वो 70-75 रुपए पे पहुँच गई है, तो उसका जवाब दिया जाता है कि हमने पिछले महीने जो है वो 22,000 कारें बेच डाली। हम्म, अगर के बारे में पूछा जाता है कि 3 साल में 100% इज़ाफ़ा हो गया है कीमत के अंदर, तो हमें वज़ीर साहब जो हैं गंडापुर साहब ने शायद ये कहा, वो हमें एडवाइस करते हैं कि आप चीनी के दाने गिन लें और कम खाया करें। हम्म, अगर उनसे पूछा जाता है कि जी 146 रुपए का लीटर पेट्रोल जो है, ये पाकिस्तान की 74 साला माशी तारीख में बुलंद तरीन हो गया है, तो जवाब में ये सुनाई देता है कि जी कैलिफोर्निया में तो तेल इससे भी ज़्यादा महँगा है। देखिए, अगर हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत में आग लगी है, तो और उसका डॉक्टर साहब जवाब ये इसका जवाब ये भी दिया था कि भारत में तो 250 रुपये लीटर है। अभी भारत ने तो 3 दिन पहले ही 8 रुपये फी लीटर कमी की है, जो पाकिस्तानी रुपयों में 18 रुपये बनते हैं। अब कोई वजीर आकर ये नहीं बता रहा कि भारत ने 18 पाकिस्तानी रुपए की कमी कर दी है पेट्रोल की कीमत में। तो मैं वही कह रहा था कि अगर पाकिस्तानी मईशत में आग लगी है, तो उसका जवाब ये नहीं बनता कि कैलिफोर्निया में भी आग लगी है। आपको इलेक्ट इसलिए किया गया है कि वो जो पाकिस्तान में आग लगी है, आप उसको बुझाएं। आप हमें ये ना बताएं कि भारत में क्या कीमत है और कैलिफोर्निया में आग लगी हुई है। तो एक तो ये खलीज जो है ये बढ़ती चली जा रही है। दूसरा, तो हम अमूमन बात करते हैं ख़ास तौर पे जब मईशत की बात होती है कि बजटरी खसारा बढ़ रहा है, तिजारती खसारा बढ़ रहा है। एक तीसरे किस्म का खसारा है जो मैं समझता हूँ कि इन दोनों खसारों से बड़ा है, और वो है एतमाद का खसारा या एतबार का खसारा। यानी कि हुकूमत जो बात कहती है, हुकूमत के वज़रा जो बात कहते हैं, हुकूमत की तर्जुमान जो बात कहते हैं, और फिर कुछ ही दिनों में जो ज़मीनी हकीकत सामने आती है। अब इसको अगर आप पिछले 40 महीनों में देख लीजिए कि 2018 का साल, जिस साल पीटीआई की हुकूमत आई थी, उस साल तो हमें बताया जा रहा था कि 200 अरब डॉलर जो है, जो लूटी हुई रकम है, वो वापस लेके आएंगे। 100 अरब डॉलर आईएमएफ को वापस करेंगे और बकिया 100 अरब डॉलर से पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहेगी। उसके बाद 2019 का अगर आप साल देखिए, तो हमें मुसलसल जो हमारे वजीर तवानाई हैं वो बताते रहे कि मैंने गर्दिशी कर्जाजात के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया। फिर 2020 का खसारा, 2020 पूरा साल गुजरा कि हमने जो तजारती खसारा है, जो करंट अकाउंट का खसारा है, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे काबू पा लिया। अगर 2021 के जो 12 महीने 11 महीने गुजर गए, उसमें सोचिए कि शुरू में हमें बताया जा रहा था कि सारे माशी इशारे जो हैं वो मस्बत होगा। बिल्कुल, हमें बताया जा रहा था कि मुश्किल वक्त जो है वो गुजर गया है, अब अच्छा वक्त जो है वो आने वाला है। लेकिन फरूख साहब, कुछ कभी कभार हुकूमत के अंदर से कोई सच्ची या हकीकत पसंदाना आवाज़ भी आ जाती है। अभी गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब का वो बयान आपकी नज़र से गुजरा होगा, जिसमें वो कह रहे हैं ये 1 अरब डॉलर की किस्त के बदले IMF ने हमसे सब कुछ ही लिखवा लिया है। तो क्या कहा है साहब ने, ये सुन लीजिए, फिर इस पर आपको कमेंट लेता हूँ। IMF ने टोटल हमें $6 बिलियन देना है ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। $2 बिलियन उन्होंने सालाना हमें देना है और हमारी हर चीज उन्होंने लिखवा दी। और ओवरसीज पाकिस्तानी, और वो लोन है, चैरिटी नहीं है, लोन है, हर चीज लिखवा दी उन्होंने। $6 बिलियन देकर 3 सालों में देना है। तो फरूख साहब, ये 3 साल में $6 बिलियन देने हैं, और चौधरी सरवर साहब ज़ाहिर एक बड़े सीनियर सियासतदान हैं, पंजाब के गवर्नर वो कह रहे हैं IMF ने सब कुछ ही लिखवा लिया है। ये सब कुछ लिखवाने से क्या मुराद है इनकी? देखिए, चौधरी साहब सियासतदान हैं जैसे आपने कहा, और जो बयान आपने सुनाया वो भी माशी बयान नहीं है, वो मैं समझता हूँ कि प्योरली सियासी बयान है। अच्छा, वो पहले PML थे, आपको याद होगा, और अब वो PTI में आ गए, और अब मालूम नहीं कि वो क्या तैयारी कर रहे हैं। देखिए, वो जिस मुल्क में इस वक्त मौजूद हैं और जो बयान दे रहे हैं, उस मुल्क में बेतहाशा शहरी जो हैं
उनका मकान भी लीज पे होता है, मॉर्गेज पे होता है, वो कार भी उधार लेके आते हैं बैंक से, उनका टेलीविज़न भी लीज पे होता है और वो ये जानते हैं कि वो जब बैंक के पास जाते हैं उधार लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए, तो वो बैंक जो है वो कितनी सख्त शराइत जो है आपके सामने रखता है। देखिए यहाँ बुनियादी नुक्ता ये बनता है कि हमारी कनपट्टी पे किसी ने बंदूक नहीं रखी कि आप जबरदस्ती IMF के पास जाएं। हमें कोई जीतता हुआ उनके पास नहीं लेके जा रहा। हम अपनी गलतियों की वजह से, हम अपने बजटरी खसारे की वजह से, हम अपने तजारती खसारे की वजह से, हम अपनी माशी पॉलिसीज की वजह से उनके पास जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब आप कर्ज लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो फिर जो कर्जदार है, जो कर्जा आपको देने लगा है, वो अपनी शराइत पे कर्जा देता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये हो रहा। तो फारूक साहब, अब ये ज़ाहिर है हुकूमत के 3.25 साल गुजर गए, 1.5 साल पौने 2 साल बाकी हैं। ये जो तिजारती खसारा ये $20.5 अरब से भी ज़्यादा हो गया है। अब ये हुकूमत आने वाले दिनों में इसको कैसे कंट्रोल में ला सकती है? क्योंकि ज़ाहिर है जब तक ये बैलेंस में नहीं आएगा उस वक्त तक मईशत तो नहीं मजबूत हो सकती। फिर आने वाले सालों में ज़ाहिर टैक्स कलेक्शन के बड़े बड़े दावे तो ये हुकूमत कर रही है, टैक्स कलेक्ट भी पहले हर गुजरते साल पिछले साल से ज़्यादा हो रहा है, तो वो बजट खसारा क्यों नहीं कम हो पा रहा फिर इसके बावजूद? ये अच्छा सवाल है। एक तो इकोनॉमिक्स में कोई जादू की छड़ी नहीं होती, कोई स्विच नहीं है जिसको हमने ऑन या ऑफ कर देना है। इसके ऊपर मेहनत चाहिए होती है, इसके ऊपर इस्लाहाती इक़दामात चाहिए होते हैं। अभी जो कुछ आपने कहा, मुझे महसूस ऐसा होता है कि हुकूमत हमें आधे सच बताती है, बेशुमार आधे सच हमारे सामने रखे जाते हैं। अच्छा। अभी 2 दिन पहले आपने सुना होगा कि हमारे जो वजीर साहब हैं वो एक जश्न मना रहे थे कि हमने एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $3 अरब कर डाली हैं एक महीने, तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि उसी महीने में जो इंपोर्ट्स हैं वो $8 अरब हो गई हैं और जो तजारती खसारा है सिर्फ नवंबर के महीने का वो $5 अरब का था और वो पाकिस्तान की 74 साल तारीख में कभी भी हमने $5 अरब का माहाना खसारा नहीं देखा। इसी तरह हमें बताया जा रहा था कि FBR को बड़ी मुबारकबादें दी जा रही थी कि उसने बहुत रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अभी जो आपने नुक्ता उठाया, अगर रेवेन्यू बेतहाशा इकट्ठा कर लिया है तो फिर कर्जाजात क्यों लिए जा रहे हैं? तो जाहिर बात है कि रेवेन्यू से हमारे जो हुकूमती खसारे हैं, हुकूमती अखराजात हैं, वो कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो आधे सच से मामला नहीं चलता। बहुत सारे आधे सच हमारे सामने रखे जाते हैं और बहुत सारे पूरे के पूरे झूठ हमारे सामने रखे जाते हैं और उनको बेतहाशा मर्तबा दोहराया जाता है और उम्मीद ये की जाती है कि शायद लोग मानना शुरू हो जाएंगे और लोग मान भी जाते हैं, लेकिन उन बयानात की बुनियाद पे मईशत नहीं चल पाती। तो फारूक साहब, ये जो अखराजात तेज़ी से बढ़ने की आपने बात की, इसकी वजूहात ज़ाहिर है कि ये डॉलर की कदर बढ़ना, रुपए की बेकदरी है या इसकी कुछ और भी बुनियादी वजूहात हैं, ये मैं आपसे जानता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सलीम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आकर मज़ीद बात करें। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क की मजमूई माशी सूरत हाल पर इस वक्त हम बात कर रहे हैं, जहाँ एक आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है, हर चीज़ की कीमत दुगनी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, रुपए की कदर गिरती जा रही है, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है। लेकिन हमारे मुल्क के हुक्मरान हमें ये बता रहे हैं, हर थोड़े अरसे बाद हमें बताया जाता है कि थोड़ा सा सब्र और करें, कुछ महीने और रुक जाएँ, अब अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। लेकिन वो अच्छा वक्त किसी तरह भी आ नहीं पा रहा है। ये 3.25 साल गुजर चुके, 1.5 साल बाकी है। डॉलर की कीमत अब बढ़कर 175, 176, कभी कभी 180 को भी छू जाती है। और ज़ाहिर है जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो मुल्क में जो हमारे मुल्क पर कर्ज़े हैं वो ख़ुद ब खुद उनकी मकदार में भी, उनके हजम में भी कई गुना इजाफा हो जाता है। ज़ाहिर है ख़तरनाक और खौफनाक सूरत हाल है। फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे इस बारे में मज़ीद जानते हैं कि डॉलर की कीमत को आखिर हुकूमत पूरी कोशिशों के बावजूद भी क्यों काबू फ़ारूक साहब नहीं कर पा रही। कुछ अर्से पहले हमें बताया गया था शौकत तरीन साहब की जानिब से कि जी सट्टेबाज डॉलर की कीमत से खेल रहे हैं, वो आगे लेकर जा रहे हैं और उनको बड़ी मार पड़ने वाली है। दिन गुजर रहे हैं लेकिन डॉलर की कीमत वहीं की वहीं है। यानी हुकूमत को बीमारी का तो पता है लेकिन उसका इलाज नहीं कर पा रही है। देखिए, वो कहा जाता है कि करेंसी इज़ लाइक अ कमोडिटी, यानी कि वो भी कोई अजनास का आइटम है। अगर आप लाहौर शहर में रहते हैं और वहाँ पे आप सोचिए कि चीनी की जो है वो डिमांड बहुत बढ़ जाती है लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ती, तो ज़ाहिरी बात है कि चीनी की कीमत जो है वो बड़ी तेज़ हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। मैंने जो पिछले महीने का आपसे जिक्र किया, जो डॉलर की सप्लाई है
वो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। तो वो हम 3 अरब डॉलर की करते हैं और जो डॉलर की डिमांड है वो 8 अरब डॉलर की है। तो 5 अरब डॉलर का यहाँ पे खसारा है और उसका फिर प्रेशर आपको नजर आता है रुपए के ऊपर। अब अगर हमारे वजीर खजाना साहब ये कह दें कि ये सब सट्टाबाजी हो रही है, तो फिर ज़मीनी हकीकत जो सामने आती है वो उससे मुख्तलिफ आती है। तो फिर जिसका मैंने जिक्र किया था कि वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो एतबार और एतमाद का खसारा सामने आ जाता है, कि वजीर खजाना साहब जो कह रहे हैं वो ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर की बात। असल बात ये है कि हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इतना बड़ा फ़र्क जो है वो रुपए के ऊपर जो है वो इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देता है। देखिए, अभी आपने एक टर्म इस्तेमाल की, मजमूई माशी हालात। जी। देखिए, पिछले 40 महीनों में जो मजमूई माशी पॉलिसीज रही हैं हुकूमत की, उनका लुब्बे लुबाब निकलता है। जो अभी फ्रेंच कंपनी है किप्सॉस के नाम से, उसने सर्वे किया है। वो पाकिस्तान से उसने सवाल पूछा है कि आपकी नज़र में क्या पाकिस्तान गलत सिमत में जा रहा है या दुरुस्त सिमत में जा रहा है। तो आप अंदाजा कीजिए कि 87%, 87% पाकिस्तानियों ने ये कहा है कि उनकी नज़र में मुल्क जो है वो गलत सिमत में जा रहा है। अच्छा। अब सोचिए कि मजमूई माशी पॉलिसी हुकूमत की 40 महीने के बाद आज हकीकत ये है कि औसतन आमदन जो है हर पाकिस्तानी की वो 16,000 रुपये माहाना की बनती है। तकरीबन 2 लाख रुपया सालाना या 16,000 रुपया माहाना आप लीजिए। अब 16,000 रुपये की आमदन, तो मेरी समझ में नहीं आता कि वो 380 रुपए का लीटर कुकिंग ऑयल लेगा, वो 70-75 रुपए का किलो आटा खरीदेगा, वो 120-125 रुपए की किलो चीनी लेके आएगा, फिर मोटरसाइकिल में 146 रुपए का लीटर पेट्रोल डालना है। तो ये 16,000 रुपए के अंदर जिंदगी कैसे गुजरे? बिल्कुल बिल्कुल नामुमकिन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब, माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे। और ज़ाहिर है जो कम तबका है उसके लिए इस वक्त हालात इंतहाई मुश्किल हैं, लेकिन इसके बावजूद मुशीर ख़जाना शौकत तरीन थोड़ा सा और सब्र करने की तलकीन कर रहे हैं। क्या उन्होंने कहा ये गुफ्तगू करते हुए, ज़रा ये सुनिएगा। आम आदमी को, आम आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि हमें, हमारी इकॉनमी ठीक जा रही है, हमें इस वक्त बिल्कुल एहसास है कि हमारा जो निचला तबका है या दरमियाना तबका है या लोअर मिडिल क्लास, अर्बन लोअर मिडिल क्लास जो है वो प्रेशर में। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी सब्सिडियाँ दे सकें हम दे दें आपको, लेकिन ये सरा थोड़ा सा सब्र करें और आप देखेंगे इंटरनेशनली ये प्राइसेस नीचे आएंगी इंशाल्लाह। ये जो है ये मुझे इसमें कोई वो मुश्किल नज़र नहीं आ रही। तो तमाम मुआशी हक़ाइक़ सबके सामने है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की पूरी टीम इस वक्त आवाम को ये यकीन दिलाने की कोशिश में लगी हुई है कि इस वक्त महंगाई पूरी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा है। बड़े बड़े मुल्कों की मईशतें इससे मुतासिर हुई हैं, लेकिन जब वहाँ की मईशतें मुतासिर होती हैं तो वहाँ की मजबूत मईशतों के पास बड़े बड़े प्लान्स हुकूमत के लिए, आवाम के लिए होते हैं हुकूमत के पास, और ज़ाहिर है मुख्तलिफ सब्सिडीज़ देकर वहाँ के गरीब तबके को सपोर्ट किया जाता है। यहाँ सब्सिडी बहुत कम दी जाती है, लेकिन उसका प्रचार बहुत ज़्यादा किया जाता है। जिस तरह शौकत तरीन साहब भी अब ये फरमा रहे थे कि जिस हद तक मुमकिन है हम गरीब तबके को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जिन चीज़ों पर वो सब्सिडी दे रहे हैं उनकी कीमतें वो पहले ही कई गुना बढ़ा चुके हैं, और फिर उसमें फ़ी ख़ानदान 1,000 रुपये के हिसाब से सब्सिडी ऊँट के मुँह में बिल्कुल ज़ीरे के बराबर है। तो जिस तरह फ़ारूक सलीम साहब ने भी अभी कई चीज़ों की निशानदेही की कि जब तक तिजारती खसारे को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, जब तक इम्पोर्ट बिल को कंट्रोल नहीं किया जाएगा और बरामदात को, इन एक्सपोर्ट को बढ़ाया नहीं जाएगा, उस वक्त तक मुल्क की मईशत को मजबूत नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ बजट खसारा यानी जो मुल्क का ख़र्चा है, जो अखराजात हैं, वो जब तक आमदनी के तनासुब से नहीं होंगे, आमदनी से कम नहीं होंगे, उस वक्त तक मुल्क की मईशत को मजबूत करना मुमकिन नहीं हो सकेगा। पूरी की पूरी तवक्को इस वक्त और उम्मीदें ये हुकूमत लगा रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ों की कीमतें कम हो, ऑयल प्राइसेस कम हो, तो फिर जाकर पाकिस्तान में कुछ सूरत हाल बेहतर हो सके। लेकिन हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस तकरीबन 16-17% कम हुई। पड़ोसी मुल्क में भी हमने देखा कि 18 पाकिस्तानी रुपए और वहाँ की करेंसी के मुताबिक 8 रुपये पेट्रोल की कीमत कम हुई, लेकिन यहाँ पर उस कीमत को टैक्स से कंपनसेट कर दिया गया, कीमत कम की गई, टैक्स बढ़ा दिया गया, उसका फ़ायदा आवाम को नहीं मिला, पूरा का पूरा फ़ायदा हुकूमत ने लिया। हमेशा हुकूमत ये पूरा का पूरा फ़ायदा लेती है, लेकिन आवाम को सिर्फ सब्र की तलकीन की जाती है। तो उम्मीद हम ये करते हैं कि हुकूमत कुछ ऐसे इक़दाम उठाए कि इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा आवाम को भी मिल सके
और अगर आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुछ कमी लाई जाए तो इस गरीब तबके पर जो बोझ हुकूमत ने इस वक्त लाद दिया महंगाई का, उसमें किसी हद तक कमी आ सकती है। और फिर अगर पेट्रोल प्राइसेस कम हो तो जो दीगर कमोडिटीज़ हैं, जो दीगर खाने पीने की अशिया हैं, उनकी चीज़ों में भी उन चीज़ों की कीमतों में भी फिर उस वक्त कमी आनी चाहिए। क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि जैसे ही पेट्रोल प्राइस बढ़ती है चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन जब पेट्रोल प्राइस वापस आती है, नीचे आती है, तो उन चीज़ों को वापस लाना हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किल कदम होता है। तो आने वाले दिनों में अगर हुकूमत इस तरह के इकदाम उठाए, आम आदमी को रिलीफ दे, तो फिर अगले इलेक्शन में अगर हुकूमत आवाम के पास जाती है, शायद कुछ वहाँ से मुस्बत नताइज उनको मिलने की उम्मीद हो, वरना फिर ये अवाम गम और गुस्से से भरी बैठी है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।